हेलो एंड वेलकम एवरीवन प्यारे बच्चों। आइए आप सबका स्वागत है इस नए लेक्चर में डिटर्मिनेंट्स के ऊपर। हमने लास्ट लेक्चर में डिटर्मिनेंट्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी, जिसके अंदर से फैक्टर थ्योरम वगैरह थी, एंड वहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने के कुछ अच्छे शॉर्टकट्स और तरीके ट्रिक्स यूज़ किए थे। आइए यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट से रिलेटेड 2-3 प्रॉपर्टीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज़ मोस्टली किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए है। अगर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ये वाली वीडियो स्किप कर सकते हैं। हालांकि अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आप कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीखेंगे एंड आपको बहुत अच्छा फील होगा कि हाँ, डिटर्मिनेंट्स में इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी बन सकते हैं। आइए पहली प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट वैल्यू of a matrix made by its cofactors is equal to where n is the order of the matrix। इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? अगर सपोज कोई मैट्रिक्स है ए, उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू आपने ले ली डेल्टा ए या मोड ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर आप उसी मैट्रिक्स के कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं, उसी मैट्रिक्स के आप कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं, कोफैक्टर आपको अच्छे से पता है क्या होता है। सारे कोफैक्टर्स की अगर आप मैट्रिक्स निकालेंगे तो उस कोफैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर आप लेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी पुराने डिटर्मिनेंट वैल्यू रेज टू पावर n-1। n क्या है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इसका मतलब अगर कोई 2/2 की मैट्रिक्स है और उसके डिटर्मिनेंट के कोफैक्टर आप निकालेंगे तो वो आएगा 2-1 के इक्वल। कोई 3/3 की मैट्रिक्स है, कोई 3/3 की अगर मैट्रिक्स है तो ये आएगा a⁻3-1 विच इज इक्वल टू मॉड ए का स्क्वायर या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। इसका क्या मतलब है? कोई 3/3 की मैट्रिक्स है, आप उसका डिटर्मिनेंट निकाला, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई मॉड ए। अब आपने उसके कोफैक्टर्स को अरेंज किया एक मैट्रिक्स में, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स का, तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी मॉड ए का स्क्वायर। ये एक सिंपल प्रॉपर्टी है, जिसको को याद कर लीजिए। अगर आपको इसको इलस्ट्रेशन के रूप में देखना है तो आप कोई भी 2/2 या 3/3 की मैट्रिक्स ले लीजिए, ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। हम इसके प्रूफ में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे, वो इररिलेवेंट है कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको हम स्किप करेंगे। सेकेंड है डिफरेंशिएशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट। अगर आपको किसी डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन करना है तो वो कैसे होता है? कल हमने किसी भी डिटर्मिनेंट का समेशन, उसका सम सिग्मा कैसे उसके अंदर ऑपरेटर यूज होता है वो सीखा था। आइए आज डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। मान लो कोई फंक्शन है, यहाँ पे ax bx cx dx ex fx एंड यहाँ पे आप कुछ भी ले लीजिए hx। ठीक है, ये एक फंक्शन है जिसके अंदर सारी एंट्रीज में कोई ना कोई x का फंक्शन है। अब अगर आपको पूछा जाए f'(x) क्या होगा? f'(x) का मतलब आप इसका फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट निकालें, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या आएगा? f'। यहाँ पे जो सिंगल डैश लगा है इसका मतलब है इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। ये वाली चीज़ हमने 11th क्लास में जब थोड़ा बहुत लिमिट डेरिवेटिव पढ़ा था उसके अंदर इसकी नोटेशन को जरूर सीख लिया था। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं d(f(x)/x। x जो वेरिएबल उसके साथ आप उसको फर्स्ट ऑर्डर में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगर आपको fx दे रखा है, आपको f'(x) निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? वीडियो को पॉज करें, खुद सोचें कि क्या इसके अंदर एक रो डिफरेंशिएट होगी या दो होगी या एक कॉलम होगा। एक बार सोचिए आप इसको। यहाँ पे हमने थोड़ा सा स्पेस बना लिया है। f'(x) क्या होगा? मैं लिख देता हूँ f'(x) इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे? पहले किसी भी एक रो को उठाइए, एक कॉलम को उठाइए। हम सपोज पहले पहली रो को डिफरेंशिएट कर देते हैं, a'(x) b'(x) c, एंड बाकी दो रो को आपको एज इट इज छोड़ना पड़ेगा, dx ex fx एंड hx ix और jx। आप यहाँ पे fx क्योंकि हमने मेन फंक्शन लिया था तो आप यहाँ पे gx ले लीजिए, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा कि fx कौन सा है। यहाँ पे आप gx ले सकते हैं। तो आपने क्या किया, ऊपर वाली रो को पूरी को डिफरेंशिएट कर दिया,
नीचे वाली दोनों रो को एज इट इज रखा, प्लस प्लस ऊपर वाली रो इस बार आपने सेम छोड़नी पड़ेगी, AX BX एंड CX। अब आप सेकंड रो को डिफरेंशिएट कर दीजिए, D डैश E डैश एंड G डैश। और अब आप थर्ड रो को एज इट इज छोड़ दिए, HX IX एंड JX। और प्लस प्लस क्या आएगा, इस बार आप पहली रो सेम छोड़ दीजिए, दूसरी रो सेम छोड़ दीजिए एंड तीसरी रो को डिफरेंशिएट कर दीजिए। मैं यहाँ पे शॉर्टकट में XX हटा रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली वो X की ही फंक्शन है, D E G। और यहाँ पे आ जाएगा आपका H डैश I डैश एंड J डैश। इस बार आप क्या करेंगे, ऊपर वाली दोनों रो एज इट छोड़ दी एंड थर्ड रो को डिफरेंशिएट कर दिया। यहाँ पे फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट, बाकी दोनों सेम। यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड सेम, सेकंड को डिफरेंशिएट, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड सेम, थर्ड को डिफरेंशिएट। इस तरीके से आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अगर डिफरेंशिएशन के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है वो मोस्टली इस फॉर्म में आता है, आपको fx दिया होगा, px qx rx और यहाँ पे abc xyz होगा। तो जो मोस्टली क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएशन के ऊपर वो इस तरीके से आता है कि किसी एक रो या कॉलम में ही आपको x के फंक्शन मिलेंगे, बाकी दोनों रो में आपको कांस्टेंट मिलेंगे। तो जब आपको इस टाइप का केस मिलेगा तो आपको खाली एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला पूरा डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा। ABC का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो पूरी रो जीरो मतलब डिटरमिनेंट जीरो, एंड सिमिलरली अगला वाला WYZ भी पूरा जीरो हो जाएगा। तो अगर आपको इस डिटरमिनेंट को डिफरेंशिएट करना है तो डायरेक्ट आ जाएगा P डैश Q डैश एंड R डैश, यह आ जाएगा आपका ABC, यह आ जाएगा WYZ। आपको खाली एक ही रो डिफरेंशिएट करनी पड़ी, अगली वाली डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो अपने आप जीरो हो जाएगा। हमको पता है आगे वाले डिटरमिनेंट जीरो जाने, जीरो को ऐड करके कोई फायदा नहीं। अदरवाइज अगर आपके पास इस टाइप का फंक्शन आता है, इस टाइप का डिटरमिनेंट आता है, तो आपको तीनों डिटरमिनेंट अलग अलग सोल्व करने पड़ेंगे, एक बार में एक रो को ही डिफरेंशिएट करना। मैं इसके ऊपर कोई इलस्ट्रेशन नहीं ले रहा हूँ क्योंकि जब हम मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, पूरी 12th क्लास में एक और यूनिट है मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, वहाँ पे हम डिटरमिनेंट के डिफरेंशिएशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्योंकि मे बी अभी आपको डिफरेंशिएशन का उतना आइडिया नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आ गया तो हो सकता है आप उसका डिफरेंशिएशन अभी ना कर पाए। पहले हम प्रॉपरली डिफरेंशिएशन सीखेंगे, उसके बाद डिटरमिनेंट के अंदर डिफरेंशिएशन से कैसे सवाल आते हैं वो हम बाद में डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए जब तक। जैसे आपने किसी डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन सीखा है, वैसे ही किसी डिटरमिनेंट का अगर इंटीग्रेशन करना हो तो भी सेम मेथड है। मैं आपको बता देता हूँ। fx आपने ले लिया सपोज px qx rx, और यहाँ पे आपने 6 कांस्टेंट ले लिए abc wyz। अगर आपको ये निकालना है fx dx, मे बी ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हो, और या फिर हो सकता है यहाँ पे कोई लिमिट भी दे रखी हो आपको। सपोज आप कोई भी लिमिट ले ले, s से लेके t, अगर आपने कोई भी लिमिट ले ली तो भी ये क्या होगा, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी। आपने फर्स्ट रो को इंटीग्रेट कर दिया, qx dx एंड सिमिलरली s से t rx dx, बाकी दोनों रो एज इट इज abc wyz। जैसे डिफरेंशिएशन में है वैसे ही सेम यहाँ पे इंटीग्रेशन में भी है। कोई भी रो या कॉलम जिसके अंदर x का फंक्शन है वो इंटीग्रेट होगा, बाकी दोनों रो आपको एज इट इज लिखनी है। अगर मान लो abc, अगर मान लो ये भी एक x का फंक्शन है तो आपको डिटरमिनेंट की तरह करना पड़ेगा कि पहले ऊपर वाली रो को इंटीग्रेट करा, बाकी दोनों रो एज इट इज, उसके बाद अगली रो को इंटीग्रेट करा, बाकी दोनों रो एज इट इज, एंड सो ऑन। इसी तरीके से आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। जैसा डिफरेंशिएशन में होता है वैसा ही सेम इंटीग्रेशन में होता है। यहाँ भी हम इसके ऊपर कोई इलस्ट्रेशन नहीं लेने वाले हैं, जस्ट आपको मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। जब हम इंटीग्रेशन सीख लेंगे अच्छे अच्छे फंक्शंस का, इंटीग्रेशन एक पूरी यूनिट है, जब हम इंटीग्रेशन सीख लेंगे उसके बाद डिटरमिनेंट के इंटीग्रेशन के ऊपर हम वापस आएंगे, क्योंकि तब आपको वो चीज़ और ज़्यादा अच्छे समझ आएगी कि कैसे डिटरमिनेंट के अंदर इंटीग्रेशन परफॉर्म होता है। इसके पहले कि हम नेक्स्ट टॉपिक करें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे ऑलमोस्ट हर बार क्वेश्चन आता है बोर्ड में और कॉम्पिटिशन में, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने रख देता हूँ, आप उसको खुद सोल्व करने का ट्राई करें, नहीं तो हम उसको क्विकली एक बार सोल्व कर लेंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखने वाला हूँ आपके सामने। क्वेश्चन है,
फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ order 3 by 3 with each entry from the set S, जो S है वो दे रखा है आपको -1, 0, 1 एंड ये वाला क्वेश्चन आपका जे एडवांस 2018 का सवाल है। एक बार वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को खुद सोल्व करने का देखने का ट्राई करें। क्वेश्चन कहता है फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 by 3 विद ईच एंट्री फ्रॉम द सेट -1, 0, 1। 3 by 3 का एक डिटर्मिनेंट है, उसके अंदर 9 वैल्यू है। जो 9 वैल्यूज हैं वो इसी सेट में से कहीं ना कहीं आएगी। जब आप उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करेंगे, तो उसकी लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू कितनी आ सकती है वो आपसे पूछा गया है। ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपके हिंट के लिए, वैसे ही इंटीजर टाइप में आया था। तीन, 4, 5, 6 ताकि आपको आइडिया लगे कि यहाँ किस टाइप से वैल्यू आने वाली है। चलिए वीडियो को पॉज करें, एक बार इस क्वेश्चन को खुद सोल्व करने का ट्राई करें। अगर आपने सोल्व कर दिया तो आइए देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। पहले आप 3 by 3 का कोई भी रैंडम एक बार डिटर्मिनेंट एज्यूम कर लीजिए। A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3 एंड C3। हमने ये डिटर्मिनेंट एज्यूम कर लिया। देखिए इस डिटर्मिनेंट को जब हम एक्सपेंड करते हैं तो हमको पता है कि यहाँ पे ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन चलता है, प्लस माइनस प्लस। तो इस डिटरमिनेंट के ऊपर एक्सपेंड करते हैं। A1 ये आएगा B2 C3 माइनस A1 इंटू B3 C2, फिर आएगा माइनस B1 A2 C3 और ये हो जाएगा प्लस B1 A3 C2। फिर उसके बाद आएगा C1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, C1 के साथ A2 B3 माइनस A3 B2 एंड माइनस आएगा, हाँ ये माइनस ही आएगा इसके साथ C1 A3 B2। तो आप देख सकते हैं कि जब आप इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे आपके पास 6 टर्म्स आएंगी इस टाइप की। हमने सारे वेरिएबल्स लिए हैं, अभी -1, 0, 1 इनके अंदर भरना बाकी है। उसके हिसाब से देखेंगे कितनी मैक्सिमम वैल्यू है, कितनी मिनिमम वैल्यू इस डिटरमिनेंट की आ सकती है। देखो हम एक बार प्लस प्लस वाले अलग कर लेते हैं, माइनस वाले अलग कर लेते हैं। A1 B2 C3 प्लस B1 A3 C2 प्लस C1 A2 B3। माइनस वाले एक बार अलग कर लेते हैं। A1 B3 C2 B1 A2 C3 एंड ये वाला हो जाएगा C1 A3 B2। देखो इस डिटरमिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू कैसे आ सकती है, जब ये वाली चीज मैक्सिमम हो, क्योंकि एक एंट्री ज्यादा 1 हो सकती है। तो 1, 2, 3 ये सारे 1, 1, 1 हो जाए, 3 यहाँ से, और ये सारे -1 हो जाए, ये सारे -1 हो जाए। तो -1, -1, -1, -3 -3 तो इस डिटरमिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू 6 आ सकती है। वो कैसे आएगी, जब A1 B2 C3 B1 देखो ये भी 1 हो, B1 A3 C2 ये भी 1 हो एंड C1 A2 B3 ये भी 1 हो, ये तीनों 1, 1 हो। एंड इसके साथ साथ A1 B3 C2 ये वाली -1 हो, सिमिलरली B1 A2 C3 ये वाली भी -1 हो, C1 A3 B2 ये वाली भी एंट्री -1 हो। ये तीनों 1, 1, 1, ये तीनों -1, -1, तभी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 6 आ सकती है। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? हम क्या करते हैं, इन तीनों इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। इन तीनों इक्वेशन को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा A1 A2 यहाँ पे है, A3 B1 B2 B3 सिमिलरली C1 C2 C3। 9 के 9 जो एलिमेंट्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन आ गया 1। और अगर आप इन तीनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा A1, यहाँ भी सारे 9 के 9 है, आप चेक कर लीजिए। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 उसकी वैल्यू आएगी -1 -1 इंटू -1 1 इंटू -1 तो ये वाली चीज़ तो पॉसिबल है ही नहीं। उन्हीं 9 नंबर्स का प्रोडक्ट -1 आ जाए, उन्हीं 9 नंबर्स का प्रोडक्ट 1 आ जाए, तो ये वाली चीज़ तो कॉन्ट्रडिक्शन होगी हमारे पास। ये वाली चीज़ कॉन्ट्रडिक्शन होगी। इसका क्या मतलब है
कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 6 तो नहीं आ सकती ज़्यादा ज़्यादा, तो ये वाली चीज़ अभी के लिए हम हटा देते हैं एक बार, ये वाली चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इनकी वैल्यू 1 1 1 और -1 तो नहीं आ सकती, कुछ ना कुछ कम आएगी इसकी वैल्यू। देखते हैं कम कितनी आनी चाहिए। अच्छा, अब 5 ट्राई करते हैं कि 6 नहीं आ सकती तो क्या पता वैल्यू 5 आ जाए। अच्छा, 5 के लिए क्या होगा कि किसी एक को 0 होना पड़ेगा। 6 पेयर है ना, 6 पेयर में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा। अब आप खुद सोचो, मान लो एक बार के लिए ये वाला पेयर 0 हो गया, ये वाला पेयर 0 हो गया। इस वाले पेयर में एक एलिमेंट 0 होगा तभी ये 0 होगा, तभी डिटरमिनेंट की वैल्यू 5 आएगी। 1 1 1 3 -1 ऐड होगा 4 एंड -1 ऐड होगा 5। इसकी वैल्यू हमने 0 मान ली, तभी तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 5 आएगी। 6 हमने ऑप्शन रिजेक्ट कर लिया। अब देखो, इसकी वैल्यू अगर 0 आ गई तो एक एलिमेंट को 0 होना पड़ेगा तीनों में से, तभी प्रोडक्ट होकर 0 आएगा। सपोज C1 0 है, A3 और B2 1 1 है। C1 अगर 0 आ गया तो आप खुद देखिए ये वाला प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू 5 भी नहीं आएगी, क्योंकि इसको तो हमने 1 एज्यूम कर रखा था। अगर सपोज A3 0 हो गया तो ये वाली चीज़ 0 हो जाएगी। अगर सपोज B2 0 हो गया, B2 अगर 0 हो गया तो ये वाली चीज़ 0 हो जाएगी। अगर एक भी एलिमेंट 0 हो गया तो किसी ना किसी पेयर को वो जरूर फर्क पड़ेगा, किसी ना किसी पेयर को वो जरूर इफेक्ट करेगा, तो इसका मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 5 भी नहीं आ सकती। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 5 पेयर 1 1 हो जाए एंड आखिरी पेयर 0 हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 5 भी नहीं आ सकती। अगर आप और डिटेल में चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 4 जरूर आ सकती है। ये वाली चीज़ मैं व्यूअर्स के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप ऐसा डिटरमिनेंट बनाने का ट्राई करें जिस डिटरमिनेंट की वैल्यू 4 आ रही हो, जिस डिटरमिनेंट की वैल्यू आपके पास 4 आ रही हो। आप A1 B1 C1 ये जो सारे वेरिएबल है इनकी वैल्यू इसी सेट में से उठाइए एंड ट्राई करिए ऐसा डिटरमिनेंट बनाने का जिस डिटरमिनेंट की वैल्यू आपके पास 4 आ रही हो। तो 4 इसका आंसर है। 4 से बनने वाले बहुत डिटरमिनेंट बन जाएंगे जिनकी वैल्यू 4 आ रही होगी, उनमें से एक जस्ट आपको बनाना है एंड सोचना है कि हाँ 4 वैल्यू पॉसिबल है। 5 और 6 हमने रिजेक्ट कर दिया, 6 से ज़्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है। 4 जब हमारा आंसर आ रहा है तो हमको लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी थी, 3 वैसे आंसर नहीं हो सकता। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। जेई इस तरीके से ट्रिकी सवाल पूछ लेता है, इसके अंदर कोई नया कंसेप्ट नहीं है, जस्ट आपको अपना ब्रेन एंड थोड़ा बहुत जुगाड़ यूज़ करना है कि कैसे हम A1 B1 C1 और इस टाइप के वेरिएबल्स की वैल्यू यूज़ करेंगे जिससे डिटरमिनेंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। उस टॉपिक का नाम है कैली हैमिल्टन थ्योरम। ये 2 मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस थ्योरम को इन्वेंट किया है, कैली हैमिल्टन थ्योरम। ये वाली जो थ्योरम है वो मोस्टली काम आती है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल से रिलेटेड सवाल सॉल्व करने में एंड मैट्रिक्स इन्वर्स से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने में। मैट्रिक्स इन्वर्स का टॉपिक हालांकि अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, लेकिन आगे आने वाली क्लास में जब हम मैट्रिक्स इन्वर्स डिस्कस करेंगे तो हम कैली हैमिल्टन थ्योरम को वहाँ पे फिर से लिंक कर लेंगे। अभी हम मैट्रिक्स इन्वर्स के सवाल नहीं करेंगे एंड ये वाली जो थ्योरम है मोस्टली मैट्रिक्स पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आती है। एक बार चलिए मैं आपको थ्योरम इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, उसके ऊपर हम 3-4 अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो थ्योरम का नाम है कैली हैमिल्टन थ्योरम। थ्योरम क्या बोलती है? फॉर एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by n, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, n by n का मतलब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होती है, वो क्या होती है? a माइनस लैम्डा आई। इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा, इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। यहाँ पे i क्या है? i इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, i इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड लैम्डा क्या है? लैम्डा एक रियल नंबर है, लैम्डा एक रियल नंबर है। a माइनस लैम्डा आई अगर आप मैट्रिक्स निकालोगे तो उसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। इसको हम f लैम्डा भी बोल सकते हैं, a माइनस लैम्डा आई, बिकॉज लैम्डा एक वेरिएबल है, वो आप i से मल्टीप्लाई करोगे, a में से घटाओगे, उसका डिटर्मिनेंट लोगे तो पॉसिबल है कि उस डिटर्मिनेंट में लैम्डा जरूर दिखेगा, तो इसलिए वो लैम्डा का फंक्शन होगा। एंड ये वाली चीज अगर 0 आ जाती है, इफ ये वाली चीज अगर 0 है, देन कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलती है कि f ऑफ a भी 0 ही आएगा। इसका मतलब
जब आप एफ लैम्डा निकाल लिया आपने, लैम्डा के अंदर कोई फंक्शन आ गया, जब आप उस फंक्शन की जगह लैम्डा की जगह आप ए मैट्रिक्स खुद रखते हैं, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बनाते हैं, तो वो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल पूरा नल मैट्रिक्स के इक्वल आएगा, ओ मैट्रिक्स के इक्वल आएगा, जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। तो ये है कैलियर-मिल्टन थ्योरम। एक बार आप थ्योरम नोट कर लीजिए, मैं इसके ऊपर एक बेसिक सवाल करके आपको बता देता हूँ कि कैसे इस थ्योरम का काम आता है एंड किस तरीके से ये थ्योरम कंपटीशन एग्जाम ऑफ कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए एक सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है M 1 2 2 3, आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है M एंड M स्क्वायर माइनस PM माइनस I2 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है एंड मैट्रिक्स के अंदर एक पॉलिनोमियल है, आप देख सकते हैं M स्क्वायर माइनस PM माइनस I2 इज इक्वल टू 0, और एक यहाँ पे वेरिएबल छोड़ दिया, आपको P की वैल्यू निकालनी है। देखो इस क्वेश्चन को करने के आपके पास दो तरीके हैं। एक सिंपल तरीका है, आप M स्क्वायर निकालो, M को M से मल्टीप्लाई करो, माइनस P को P रहने दो, M से मल्टीप्लाई करो, I2 को लिख लो 1001 एंड सारी इक्वेशन बराबर कर दो, इसको नल मैट्रिक्स के इक्वल कर दो। जब आप कोफिशिएंट कंपेयर करोगे, मैट्रिक्स के एलिमेंट कंपेयर करोगे, आपके पास P की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन वो बहुत ही टीडियस प्रोसेस हो जाएगा। इससे अच्छा हम एक बार कैलियर-मिल्टन थ्योरम से इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ट्राई करते हैं। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग M जो हमारी मैट्रिक्स है, M माइनस लैम्डा टाइम I, इसका डिटर्मिनेंट 0 है, इसका डिटर्मिनेंट 0 है इस थ्योरम के हिसाब से, A माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ये आएगी कितनी, M मैट्रिक्स है आपकी 1 2 2 3 माइनस लैम्डा टाइम्स 1 0 0 1, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आएगा। देखो लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, मैट्रिक्स का प्रिंसिपल है कि कोई अगर मल्टीप्लीकेट हो रहा है तो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। अब देखो इसको हम सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, 1 माइनस लैम्डा आएगा, ये 2 माइनस 0 2 आएगा, 2 माइनस 0 2 आएगा, और यहाँ पे आएगा 3 माइनस लैम्डा। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास 0 आनी चाहिए, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आनी चाहिए। देखिए इस डिटरमिनेंट को चलिए सोल्व करते हैं। 1 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा, यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पे माइनस का, ये इंटू ये, माइनस 4 इज इक्वल टू 0, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 माइनस लैम्डा माइनस 3 लैम्डा, और ये आ गया आपके पास प्लस का लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखिए ये वाली चीज जो है आपका एफ लैम्डा है, एफ लैम्डा है, ये डिटरमिनेंट को सोल्व करके जो आएगा वो एफ लैम्डा आएगा। अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एम इज इक्वल टू ओ रख देंगे, यही तो बोलती है कैलियर-मिल्टन थ्योरम कि एफ ऑफ लैम्डा अगर 0 है तो एफ ऑफ एम भी 0 होगा। जहां जहां आपको लैम्डा दिख रहा है वहां आप एम सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लैम्डा स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 4 लैम्डा और माइनस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब जहां जहां भी लैम्डा है वहां पे आप एम रख दो, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 4m माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 ऑब्वियसली आई हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब देखो हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखी थी, एम स्क्वायर माइनस PM माइनस I2 इज इक्वल टू 0, और ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम है, तो अब इनको जब कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे 1 1, तो इसका मतलब P की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, P की वैल्यू आ गई आपके पास 4। इस तरीके से आप सिंपली कैली-हैमिल्टन थ्योरम को यूज करके इस टाइप के मैट्रिक्स पॉलिनोमियल के सवाल सोल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा, एक बार इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अच्छा देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए मैट्रिक्स दे रखी है आपको, वो है 2 3 5 1 2 1 0 1 7 एंड ए क्यूब माइनस लैम्डा ए स्क्वायर प्लस 28a माइनस 10 इज इक्वल टू 0। आपको लैम्डा की वैल्यू बतानी है, 4 ऑप्शन है 10 9 11 14। देखो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आपके पास 2 ऑप्शन है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के। पहला ऑप्शन आपको ए दे रखा है, आप ए को 3 बार मल्टीप्लाई करके ए क्यूब निकालो, ए स्क्वायर निकालो, ए निकालो एंड आई, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा तो ऑब्वियसली वो आई है अपने आप, और सारी वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर दो। जब सबके एलिमेंट्स को आप प्लस माइनस करके 0 नल मैट्रिक्स के इक्वल कंपेयर करेंगे तो वहां से किसी भी एक इक्वेशन से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है, और वहां से आप लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो।
बट ए क्यूब कैलकुलेट करना फिर ए स्क्वायर वो थोड़ा सा टीडियस प्रोसेस है। ऐसे ही क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास कैली हैमिल्टन थ्योरम का आपको यूज आना चाहिए। मैं फिर से बता देता हूँ, कैली हैमिल्टन थ्योरम आप जब यूज करेंगे जब भी आपको कोई ना कोई मैट्रिक्स पोलिनोमियल दे रखा हो। मैट्रिक्स पोलिनोमियल अगर आपको दे रखा है तो आपको सोचना ही नहीं है, आप डायरेक्टली कैली हैमिल्टन थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो कैली हैमिल्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग एफ लैम्डा इज इक्वल टू ए माइनस लैम्डा टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। ए माइनस लैम्डा टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकालते हैं। जब आप इसको चलिए कर लेते हैं 2 3 5 1 2 1 0 1 7 ए माइनस लैम्डा टाइम्स आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे आई लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑब्वियसली आई 3 है क्योंकि ये 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे इसको अगर आप करेंगे सिंप्लीफाई तो ये आएगा 2 माइनस लैम्डा 3 5 1 2 माइनस लैम्डा 1 0 1 एंड ये आ जाएगा आपका 7 माइनस लैम्डा। ये आ गई आपकी ए माइनस लैम्डा आई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब इसके डिटरमिनेंट वैल्यू को हम 0 रख देते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आ जाएगी। इसको डिटरमिनेंट एक्सपेंड करते हैं हम। यहाँ पे आप ऐसे ही ले सकते हैं प्लस माइनस प्लस, इसी को डिटरमिनेंट एज्यूम कर लीजिए एक बार। इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं 2 माइनस लैम्डा आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस लैम्डा इंटू 7 माइनस लैम्डा माइनस 1 आएगा यहाँ पे माइनस 3 इंटू 1 इंटू 7 माइनस लैम्डा माइनस 0 इंटू 1 0 हो जाएगा प्लस 5 इंटू 1 माइनस 0। और ये वाली डिटरमिनेंट की वैल्यू आपके पास आनी चाहिए 0। ये वाली डिटरमिनेंट की वैल्यू आनी चाहिए आपके पास 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं अंदर का। 2 माइनस लैम्डा ये आ जाएगा आपके पास 14 माइनस 2 लैम्डा माइनस 7 लैम्डा माइनस 9 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 इंटू 7 माइनस लैम्डा ये तो और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं 28 ये आएगा आपके पास 28 माइनस 18 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 माइनस 14 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा यहाँ पे आएगा माइनस 21 प्लस 3 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब क्या है, हम सारे कोफिशिएंट इकट्ठे कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसके आगे। ये आएगा आपके पास माइनस लैम्डा क्यूब गया, लैम्डा स्क्वायर वाले देख लो इकट्ठे 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर 11 लैम्डा स्क्वायर ये आएगा आपके पास 11 लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा की कौन कौन सी टर्म आ रही है 3 लैम्डा 4 लैम्डा माइनस 14 लैम्डा माइनस 10 लैम्डा एंड माइनस 18 लैम्डा माइनस 28 लैम्डा। ओके माइनस 28 लैम्डा। और कांस्टेंट टर्म देख लीजिए 28 माइनस 2 26 माइनस 21 5 प्लस 5 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया, हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये आ गई। अब कैली हैमिल्टन थ्योरम के हिसाब से अगर एफ लैम्डा इज इक्वल टू 0 है तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। जब आप एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0 करेंगे तो ये आएगा माइनस ए क्यूब प्लस 11a स्क्वायर माइनस 28a प्लस 10i इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप ए क्यूब माइनस 11a स्क्वायर प्लस 28a माइनस 10i इज इक्वल टू 0। अब आप इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, अब आप इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट 1 to 1 कंपेरिजन में लैम्डा की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको 11, क्योंकि वहाँ पे ए स्क्वायर का कोफिशिएंट है माइनस लैम्डा, यहाँ पे माइनस 11 तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 11। वो आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा किस तरीके से आप सिंपली एक डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करके इस इतने टफ लेंथी दिखने वाले सवाल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे ए माइनस लैम्डा आई इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाले। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के बाद जो भी लैम्डा के अंदर पॉलिनोमियल आएगा वहाँ पे आप लैम्डा की जगह ए पुट कर दें, जो भी आपकी मैट्रिक्स है उससे रिलेटेड
जो भी पॉलिनोमियल दे रखा होगा कंपैरिजन से आपको लैम्डा पी या एम जो भी वेरिएबल दे रखा होगा उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार जेईई में पूछा जा चुका है। हम इसको कैली हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे एंड वहाँ से इसका सोल्यूशन शॉर्टेस्ट है। इससे छोटा सोल्यूशन इस क्वेश्चन का पॉसिबल नहीं है। अब देखिए आपको एक इक्वेशन, एक मैट्रिक्स दे रखी है A1 0 0 0 1 1 0 -2 4 एंड एक इक्वेशन दे रखी है A इनवर्स इज इक्वल टू 1/6 A स्क्वायर प्लस C टाइम्स A प्लस D टाइम्स कैपिटल I। C और D जो यहाँ पे कांस्टेंट है, रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। आपको C और D की वैल्यू बतानी है। देखो जब भी मैंने आपको बताया था, जब भी आपको मैट्रिक्स में कुछ पॉलिनोमियल टाइप से दिख जाए तो आपको कैली हैमिल्टन थ्योरम उसी टाइम याद आनी चाहिए। वीडियो को पॉज करें एक बार इसको एंड खुद सोल्व करने का ट्राई करें। पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखें एंड उसके बाद आपको लैम्डा को ए से रिप्लेस करना है, इस इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना है। इक्वेशन टू इक्वेशन कंपेयर करेंगे, सी और डी की वैल्यू दिख जाएगी। एक बार वीडियो को पॉज करें। आइए, आई होप आपने इसका सॉल्यूशन कर लिया होगा। तो सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू कैली हैमिल्टन थ्योरम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं। वो कहती है ए माइनस लैम्डा टाइम्स आई, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आएगा 0। ए माइनस लैम्डा टाइम्स आई में डायरेक्ट लिख देता हूँ। यहाँ पे आएगी 1 माइनस लैम्डा, क्योंकि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो जो मेन डायगोनल एलिमेंट है वहाँ पे 1 1 1 होता है। वहाँ पे आप लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दे तो पहले एलिमेंट में से लैम्डा, दूसरे एलिमेंट तो 0 रहेंगे वहाँ भी। फिर ये वाले डायगोनल्स में से लैम्डा कटेगा, ये एज इट इज एंड लास्ट वाले डायगोनल एलिमेंट्स में से आप लैम्डा सब्ट्रैक्ट करोगे। सॉरी, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आपके पास 0 आएगी अकॉर्डिंग टू कैली हैमिल्टन थ्योरम। हम क्या करते हैं, अब इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर लेते हैं। डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे, लैम्डा की टर्म्स में आंसर आएगा। वहाँ उस लैम्डा की इक्वेशन में हम जहाँ जहाँ लैम्डा है वहाँ ए पुट कर देंगे और उसके बाद इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करेंगे, हमको डायरेक्टली सी और डी की वैल्यू दिख जाएगी। आइए इस डिटरमिनेंट की वैल्यू एक्सपेंड कर लेते हैं। डिटरमिनेंट की वैल्यू एक्सपेंड करना अब आपके लिए शायद बहुत ईजी काम हो गया होगा, आपने बहुत सारी प्रैक्टिस कर लिया। प्लस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा इंटू 4 माइनस लैम्डा माइनस माइनस 2, ये हो जाएगा प्लस 2 प्लस 0 माइनस 0। इसके बाद ये इक्वेशन और है ही नहीं, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हम यहाँ से ही डायरेक्ट 0 लिख देते हैं। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 माइनस लैम्डा, ये आएगा 4 माइनस लैम्डा माइनस 4 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 1 माइनस लैम्डा, इसको अंदर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लैम्डा स्क्वायर वाली टर्म से एक साथ रख लो, लैम्डा स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 5 लैम्डा 4 प्लस 2 6 इज इक्वल टू 0। अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। यहाँ पे आएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर एंड माइनस 6 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब सारे कोएफिशिएंट इकट्ठे, क्यूब माइनस लैम्डा क्यूब, लैम्डा स्क्वायर वाले कौन कौन से हैं, ये हो जाएगा प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर, खाली लैम्डा माइनस 11 लैम्डा माइनस 5 और माइनस 6 और कांस्टेंट टर्म एक ही है 6 इज इक्वल टू 0। क्या करते हैं हम, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब हमको क्या करना है, इस इक्वेशन में जहाँ पे भी लैम्डा है वहाँ पे हमको लैम्डा की जगह ए पुट कर देना। ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 11a माइनस 6i इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा कैली हैमिल्टन थ्योरम के हिसाब से मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। अब देखो इससे कंपेयर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा। आइए इसको रीअरेंज करते हैं। वैसे तो इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप दोनों साइड ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 होता है या फिर आई मैट्रिक्स होता है। ये आप इनवर्स वाले टॉपिक में सीखेंगे, बट बहुत ही सिंपल है। या तो आप इसको अगर आपको इनवर्स वाली चीज़ से ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं तो इनवर्स को आप 1/a लिख दीजिए एंड ए को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे हम तो ये आएगा i इज इक्वल टू 1/6। यहाँ पे दोनों साइड a से मल्टीप्लाई किया था हमने, a क्यूब प्लस सी ए स्क्वायर प्लस डी ए, क्योंकि i को a से मल्टीप्लाई करोगे a ही आएगा। a 6 को उधर उठा लो 6i एंड इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो, a क्यूब प्लस सी ए स्क्वायर प्लस डी ए माइनस 6i इज इक्वल टू 0। 6i को हम इधर ले,
ये इक्वेशन हमारे पास गिवन है, ये हमने कैलकुलेट करी है कैली हैमिल्टन से। अब आप क्या इसके कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, 1 से 1, तो c की वैल्यू कितनी आएगी, ए स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, c की वैल्यू आ रही है आपके पास -6, c की वैल्यू आ रही है आपके पास -6। सिमिलरली d की वैल्यू कितनी आएगी, a का कोफिशिएंट, d की वैल्यू आ रही है आपके पास 11। तो आपने c और d की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। ये क्वेश्चन था, अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं डिटरमिनेंट एक्सपैंड करने के लिए सब, तो ये क्वेश्चन में आपको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। क्विकली आप डिटरमिनेंट की वैल्यू एक्सपैंड करके मैट्रिक्स के कोफिशिएंट आप कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ से हमने निकाल लिया, c की वैल्यू आ रही है -6, d की वैल्यू आ रही है 11। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अभी पूरे सारे टॉपिक्स मिला के, बोर्ड्स का टॉपिक और कंपटीशन के सारे टॉपिक मिला के, डिटरमिनेंट में क्रेमर्स रूल बचा है जो इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए काम आता है। क्रेमर्स रूल को हम एक बार मैट्रिक्स का एडवांस वर्जन, जो मैट्रिक्स का सेकंड वर्जन है, जहाँ पे हम मैट्रिक्स का इन्वर्स और एडजॉइंट निकालना सीखते हैं, मैट्रिक्स का जो सेकंड पार्ट है वो एक बार सोल्व कर ले, वहाँ से इक्वेशन को सोल्व कर लें, उसके बाद हम क्रेमर्स रूल वाली लेक्चर यूज़ करेंगे। तो आपको क्रेमर्स रूल ज़्यादा अच्छे समझ आएगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ इक्वेशंस इन्वॉल्व होती है 3 वेरिएबल में XYZ में। अभी हम उसको डिस्कस करेंगे तो खाली डिटरमिनेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ आएगा, उसके अंदर जो मैट्रिक्स का इन्वॉल्वमेंट है वो आपको बाद में अच्छे से समझ आएगा। इसीलिए मैं क्रेमर्स रूल आगे वाले लेक्चर के लिए पोस्टपोन कर रहा हूँ। वो रूल हम जरूर करेंगे, क्योंकि वहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन जरूर आता है जेई मेन में, एडवांस में, एनडीए में, तो वो वाला टॉपिक हम मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन आप वेट कीजिए, पहले हम मैट्रिक्स का एडजॉइंट वाला और इन्वर्स वाला टॉपिक करेंगे, उसके बाद हम वापस आएंगे क्रेमर्स रूल के ऊपर। तब आपको डिटरमिनेंट जरूर याद रखना है कि कैसे डिटरमिनेंट सोल्व होता है, क्योंकि वहाँ पे डिटरमिनेंट की बहुत काम आने वाली है, जरूरत पड़ने वाली है। आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ समझ आया होगा कि कैसे एडवांस लेवल के टॉपिक से क्वेश्चन इजीली हम सोल्व कर सकते हैं।